हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं पौधों में श्वसन। तो पौधों में श्वसन की प्रक्रिया के लिए कोई विशेष प्रकार का अंग या रचना विकसित नहीं होती है। बच्चों, जिस प्रकार जंतुओं में कुछ विशिष्ट रचनाएं पाई जाती हैं जो श्वसन के लिए ही कार्य करती हैं और ये उच्च श्रेणी के जंतुओं में विशिष्ट होती हैं, परंतु पौधों एवं वनस्पतियों में श्वसन के लिए कोई भी विशिष्ट रचना नहीं पाई जाती है। परंतु पौधों में श्वसन की क्रिया जरूर होती है। ऐसा नहीं है कि पौधों में श्वसन की क्रिया नहीं होती है। बच्चों, पौधों में श्वसन की क्रिया के लिए कायिक रचनाएं भाग लेती हैं। ये कायिक रचनाएं क्या क्या होती हैं, कौन सी होती हैं? आपको पता है कायिक रचना या कायिक अंग किसे कहते हैं? तो बच्चों, पौधों में दो प्रकार के अंग, दो प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। एक कायिक भाग और दूसरा जनन भाग। यानी पौधों में दो प्रकार के अंग, दो प्रकार के भाग पाए जाते हैं। एक कायिक भाग कहलाते हैं जिसे हम जड़, तना और पत्ती के नाम से जानते हैं, और वैसी रचना जो लैंगिक जनन की क्रिया में भाग ले, वैसी रचना को हम लोग जनन भाग कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्लांट्स में दो प्रकार के भाग पाए जाते हैं। एक कायिक भाग जिसे हम वेजिटेटिव पार्ट्स के नाम से जानते हैं, और वैसी रचना या वैसा भाग जो रिप्रोडक्शन यानी जनन की प्रक्रिया में भाग ले, उसे हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट या जनन भाग के नाम से जानते हैं। और पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया पुष्प यानी फ्लावर के द्वारा संपन्न होती है। तो बच्चों, पौधों में कायिक रचनाएं जिसे हम जड़, तना और पत्ती के नाम से जानते हैं, इन्हीं रचनाओं से पौधों में अलग अलग श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। जड़ में श्वसन की क्रिया के लिए कुछ विशेष प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि जड़ पौधों का एक भूमिगत भाग है, और यह जड़ पौधों को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। यानी यह जड़ पौधों को मिट्टी के अंदर यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है, और यह पौधों को सीधा रखने में, सीधा खड़ा होने में मदद करता है। जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि जड़ के कारण ही पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन भी होता है। आपको याद है पौधों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? तो ज़रूर याद होगा बच्चों, फिर भी मैं आपको बतला दे रहा हूँ कि पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। यानी यह जाइलम भी जड़ के अंदर पाया जाता है, और ये जाइलम जल एवं खनिज लवण का परिवहन भी करता है। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न बराबर विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इस वीडियो से भी आप विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी आप हल निकाल सकते हैं। इस वीडियो में आपको विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कि आपके मैट्रिक की परीक्षा के लिए भी काफ़ी उपयोगी है, और साथ साथ विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी ये उपयोगी है। तो बच्चों, बात कर रहे थे हम लोग जड़ की, और यह जड़ मिट्टी के अंदर पाई जाती है। यानी यह भूमिगत रचना है जिसे हम अंडरग्राउंड पार्ट भी कहते हैं। तो बच्चों, जड़ में कुछ पतले धागे जैसी रचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम मूल रोम या रूट हेयर्स के नाम से जानते हैं। ये मूल रोम उत्पत्ति में ये एक कोशिकीय होते हैं, और ये मूल रोम मिट्टी के कणों से ढके होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मूल रोम के आसपास मिट्टी के कण पाए जाते हैं, और इन मिट्टी के कणों के बीच
जो वायु या ऑक्सीजन पाया जाता है वह विसरण की क्रिया द्वारा मूल रूम में चला जाता है। तो बच्चों, विसरण की क्रिया क्या है आपको पता है? आपने जरूर इसे 9th में भी पढ़ा होगा। तो विसरण की क्रिया वह क्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। इसमें ठोस के कण भी हो सकते हैं, इसमें द्रव के कण भी हो सकते हैं, इसमें गैस के कण भी हो सकते हैं। तो बच्चों, विसरण की क्रिया यहाँ होती है और गैस के कण यानी ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चले जाते हैं। यानी ऑक्सीजन मूल रूम के बाहर अधिक सांद्रता में पाया जाता है और यह मूल रूम के अंदर विसरण की क्रिया द्वारा आराम से विसरण की क्रिया द्वारा चला जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जड़ में श्वसन की क्रिया मूल रोम के कारण संपादित होती है, जिसे हम रूट हेयर के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, बोर्ड पे मैंने इसके बारे में लिख रखा है, आप इस सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है और आपको इसी तरह का नोट्स बराबर मिलता जाएगा। तो आप इसको नोट कर लें ताकि मैं आपको आगे पुनः तना के बारे में बतलाऊं। तो इसको आप जल्द से जल्द नोट कर लें। बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि तना में किस प्रकार का श्वसन होता है। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि तना विभिन्न पौधों में अलग अलग प्रकार का होता है। यदि हम बात करें उच्च श्रेणी के पौधों में तो वहाँ तना काफ़ी मोटा होता है और वह तना मृत छिलके से ढका होता है। आपने ज़रूर देखा होगा कि तना के ऊपर काफ़ी छिलके पाए जाते हैं जिसे हम बार्क के नाम से जानते हैं। वह छिलका काफ़ी शुष्क होता है, सूखा हुआ होता है, यानी हम कह सकते हैं कि मृत होता है। और इस प्रकार के तना को हम लोग वुडी स्टेम यानी काष्ठ तना के नाम से जानते हैं। और आपको पता है कि ऐसे तना से ही इमारती लकड़ी की प्राप्ति होती है। तो बच्चों, ऐसे तना के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम लेंटिस सेल के नाम से जानते हैं। तो ऐसे उच्च श्रेणी के तने जिनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, वैसे छिद्र को हम लोग लेंटिस सेल के नाम से जानते हैं। और लेंटिस सेल की उपस्थिति के कारण गैसों का आदान प्रदान होता है वातावरण से और इस प्रकार तना में भी श्वसन की क्रिया संपादित होती है। परंतु हमारे आसपास कुछ छोटे आकार के भी पौधे पाए जाते हैं बच्चों, जिनका तना काफ़ी नरम और हरे रंग का होता है। इन छोटे छोटे पौधों में भी श्वसन की क्रिया होती है और उनके तने हरे रंग के होते हैं। तो बच्चों, ऐसे तनों में स्टोमाटा पाया जाता है और आपको पता है कि स्टोमाटा भी बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं। और ये छोटे छोटे पोर्स, ये छोटे छोटे छिद्र स्टोमाटा या रंध्र के नाम से जानते हैं। तो इंग्लिश में हम लोग स्टोमाटा कहते हैं और हिंदी में रंध्र कहते हैं। तो बच्चों, ये स्टोमाटा भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके विभिन्न प्रकार के परीक्षा के लिए और साथ साथ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो स्टोमाटा क्या है, स्टोमाटा किन चीज़ों में भाग लेता है? तो स्टोमाटा का प्रमुख कार्य क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना। तो बच्चों, इन छोटे छोटे पौधों में भी स्टोमाटा के कारण गैसों का परिवहन होता है और हम कह सकते हैं कि उनमें श्वसन की क्रिया संपादित होती है। तो यहाँ श्वसन की क्रिया का मतलब क्या है? गैसों का विनिमय या गैसों का आदान प्रदान। तो बच्चों, इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लें, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने यहाँ फिगर भी ड्रॉ किया है। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि पौधों में दो प्रकार का तंत्र पाया जाता है।
याद रखिएगा, पौधों में दो प्रकार का तंत्र पाया जाता है। एक होता है जड़ तंत्र जो कि मिट्टी के अंदर होता है, और दूसरा होता है तना तंत्र जो कि भूमि के ऊपर होता है। तो जड़ मिट्टी के अंदर होता है, तना वायु में पाया जाता है यानी भूमि के ऊपर हवा में पाया जाता है, पत्तियां भी वायु में पाई जाती हैं यानी हम कह सकते हैं कि पत्तियां भूमि के ऊपर पाई जाती हैं। तो ये जड़, तना और पत्ती तीनों ऐसी रचना है जिससे पौधों में श्वसन की क्रिया संपादित होती है। तो यहाँ मैंने लिख रखा है कि तना जो है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक होता है काष्ठ तना और दूसरा होता है नरम एवं हरा तना। तो इन सभी पॉइंट्स को मैंने अभी आपको बतला दिया। याद रखिएगा कि तना में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, स्पेशली काष्ठ तना या वुडी स्टेम में, जिसे हम लेंटिसेल के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है नरम एवं हरा तना, जिसे हम सॉफ्ट एवं ग्रीन स्टेम कहते हैं। ऐसे पौधों को हर्ब्स के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार के तना में श्वसन की क्रिया स्टोमाटा या रंध्र के द्वारा होता है। तो इसको आप नोट कर लें। फिर हम लोग आगे देखते हैं पत्तियों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया पत्तियों में कैसे होती है। तो बच्चों, श्वसन की प्रक्रिया पत्तियों में एक विशेष प्रकार के छिद्र से होती है जिसे हम स्टोमाटा या रंध्र के नाम से जानते हैं। और ये रंध्र या स्टोमाटा पत्तियों के ऊपरी और निचली सतहों में पाई जाती हैं। यानी पत्तियों के ऊपरी और निचली सतहों पर ये छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो इसकी संख्या सबसे अधिक निचली सतहों पर होती है। ठीक है, तो ये स्टोमाटा जिसे हम रंध्र के नाम से जानते हैं, ये श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं। बच्चों, ये स्टोमाटा कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं जिसे हम गार्ड सेल या रक्षक कोशिका कहते हैं। आपको फिगर में मैंने ड्रॉ किया है कि ये स्टोमाटा का फिगर है और इस स्टोमाटा में दो किडनी के आकार के या दो बीन यानी सेम के बीज के आकार का ये कोशिका है जिसे हम रक्षक कोशिका या गार्ड सेल के नाम से जानते हैं। और इनके चारों तरफ भी सहायक कोशिका पाई जाती हैं जिसे हम सब्सिडरी सेल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, ये रक्षक कोशिका ये चारों तरफ सहायक कोशिका से घिरी होती हैं और इनके बीच में विशेष प्रकार का छिद्र पाया जाता है जिसे हम स्टोमेटल पोर या रंध्र छिद्र के नाम से जानते हैं। इसे हम रंध्र छिद्र के नाम से जानते हैं। और इस रक्षक कोशिका में केंद्रक और हरित लवक पाया जाता है। तो बच्चों, मैंने लिख रखा है कि पत्ती के ऊपरी और निचली सतहों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। मैंने आपको अभी बतलाया। तो अब क्या होगा बच्चों कि पौधों में श्वसन की प्रक्रिया और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बीच कैसा संबंध है उसको ज़रा हम लोग एक बार देख लें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो बच्चों, दिन में सूर्य का प्रकाश मिलता है पौधों को और हम सभी जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में यानी सनलाइट के उपस्थिति में हरे पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो बच्चों, आपको पता है कि श्वसन की क्रिया तो 24 घंटे होती है। ऐसी बात नहीं है कि श्वसन की प्रक्रिया केवल दिन में होगी, रात में नहीं होगी। हम लोगों के केस में भी, मनुष्यों में भी श्वसन की प्रक्रिया 24 आवर यानी 24 घंटा होता रहता है। तो यहाँ भी पौधों में श्वसन की प्रक्रिया हमेशा होते रहती है। तो श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन कोशिका के अंदर प्रवेश करता है यानी पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। यानी इस दिन के समय क्या होगा, दिन के समय जो पौधों में श्वसन होगा बच्चों, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड
क्या होगा, ये पूरा का पूरा यूज हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण का जो दर होता है वो सबसे अधिक होता है। आप याद रखिएगा, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण का जो रेट होता है वह सबसे अधिक होता है, इसलिए श्वसन की प्रक्रिया में निकलने वाला जो गैस है वह CO2 बाहर नहीं जा पाता है और वह CO2 यूटिलाइज हो जाता है, वह CO2 उपयोग हो जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में और इस क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। बच्चों, आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिससे हरे पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो दिन में ये प्रक्रिया होते रहती है, लेकिन रात में क्या होगा बच्चों, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती नहीं है और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती नहीं है लेकिन श्वसन की क्रिया तो होती है, तो श्वसन की क्रिया में पौधे क्या करेंगे, वातावरण से ऑक्सीजन तो लेंगे क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद है, क्योंकि दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन को छोड़ दिया गया था। तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस तो वातावरण में उपस्थित है, यह ऑक्सीजन गैस श्वसन की क्रिया में उपयोग हुआ और श्वसन की क्रिया के बाद CO2 बना, तो वह CO2 प्रकाश संश्लेषण में उपयोग नहीं हुआ क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो यह CO2 पौधे क्या करते हैं, इसको निष्कासित कर देते हैं, यानी यह CO2 विभिन्न रचनाओं से होते हुए यह वातावरण में चला आता है। और जैसा कि आपको पता है बच्चों कि पौधों में वो कौन कौन सी रचनाएं हैं जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि जड़ में गैसों का आदान प्रदान मूल रोम से होता है, यानी यह मूल रोम जड़ में पाया जाता है। बच्चों, आप कह सकते हैं कि जड़ में श्वसन की प्रक्रिया मूल रोम से होती है और तना में श्वसन की प्रक्रिया स्टोमाटा के साथ साथ लेंटिसेल से होती है। आप याद रखिएगा, तना में लेंटिसेल्स पाया जाता है, वहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। और पत्तियों में जो भी स्टोमाटा पाई जाती है पत्तियों की ऊपरी सतह या निचली सतह पे, तो ये पत्तियों में श्वसन की प्रक्रिया स्टोमाटा से होता है। तो बच्चों, रात में प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है पत्तियों में, तो यह CO2 इस्तेमाल नहीं हो पाता है और रात में हमारे आसपास वातावरण में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है। तो यही कारण है कि रात में CO2 की जो मात्रा है या सांद्रता है वो हमारे वातावरण में बढ़ी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप पौधों में श्वसन की प्रक्रिया को समझ गए होंगे। तो वैसे बच्चे जो मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, अगर उन्हें वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।